जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की, और इसी की कड़ी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एजुकेशनल करंट अफेयर्स और एजुकेशनल जीके की तैयारी करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है करंट अफेयर्स देख रहे हैं, और करंट अफेयर्स में मेन फोकस रहेगा कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो हम उसे देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। और ये सारा का सीरीज जो है ईएमआरएस के सभी पोस्ट के लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जीएस पूछा जाएगा और जीएस में ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स में जो है एजुकेशनल फील्ड में, और जीएस और जीके में भी एजुकेशनल फील्ड पे ज़्यादा फोकस करने की बात सिलेबस में कही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। यूनेस्को, आप लोग ना इसका पूरा नाम जानते ही होंगे, यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है। इसने केरल राज्य के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर, मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की घोषणा की है। अभी दो शहर हमारे यूनेस्को द्वारा, दो शहरों को जो है चुना गया है। उनकी एक ये सूची जारी करते हैं, सीसीएन करके जारी करते हैं। क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क बनाते हैं। जो भी इस तरह के सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं जिनकी कुछ विशेषता होती है, कोई खासियत होती है, उनको ये चयन करते हैं और फिर उसका जो है वो अपनी सूची में जारी करते हैं। इस बार के जो है यूनेस्को द्वारा जो है दो शहरों का चयन किया गया है। एक शहर तो यही है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, केरल का शहर। हो सकता है कि अगली बार ये ना पूछा जाए, क्वेश्चन किसी भी रूप में हो सकता है। ये हो सकता है कि साहित्य के शहर के रूप में किसको चुना गया, या फिर जो है इसमें से कौन सा शहर है जो कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर आपका, अगर यूनेस्को की जो केरल राज्य में है तो केरल में आप आ जाइए, तिरुवनंतपुरम, पेरियार, कोची और कोझिकोड। तो कोझिकोड को जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया, और इसको किस रूप में शामिल किया गया है, सिटी ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य के शहर के रूप में इसको जो है इन्होंने जो है पहचान दी है, कोझिकोड को दी है। केरल में स्थित है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोझिकोड को आप जो है इसको मसालों का शहर कहा जाता है। मसाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। हम सभी जानते हैं केरल में ये वाला जो हिस्सा है, केरल की ये है पूरा केरल। तो ये पूरा किस लिए जानता है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि वेस्ट में स्थित है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। और यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे है कोझिकोड। ये वाला हिस्सा जो है ये कोझिकोड है। कोझिकोड को जो है यूनेस्को ने जो है किस रूप में जो है दर्जा दिया है, साहित्य के शहर के रूप में, यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इनको दिया है। यहाँ पे जो है इनकी साहित्य काफ़ी समृद्ध साहित्य, प्राचीन काल से ही इनके यहाँ इस शहर में बहुत सारे साहित्यकार, इतिहासकार और सारी चीज़ें रही हैं। इसलिए यूनेस्को ने इसको कोझिकोड को अपने सीसीएन में, यानी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो है साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया है। और आप ये वही कोझिकोड है जहाँ पे जो है जब प्राचीन काल में जो है जब वो आ रहे थे, जब विदेशी आ रहे थे भारत में, तो यही कालीकट और ये कोझिकोड के तट पे जो है आके ये लोग लैंड करते थे। तो कोझिकोड वैसे मसालों के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यूनेस्को ने इसको साहित्य के शहर के रूप में भी मान्यता दी है। अब यूनेस्को की आप लोग जानिएगा, यूनाइटेड नेशन से एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, पेरिस में स्थित है। पेरिस में जो है इसका मुख्यालय, फ्रांस के पेरिस शहर में यूनेस्को का जो है उसका मुख्यालय है। और ये जो है इसके लिए हो सकता है, अब इसी में कुछ भी ये पूछें आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का छठा सत्र शुरू हुआ। छठा सत्र था, पहली चीज़ 2023 में छठवां जो है सत्र जो है जो सेशन शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए के नाम से ये जाना जाता है। और ये कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। पहली चीज़, जितना आप ले लीजिए, यूएन ले लीजिए, यूनेस्को ले लीजिए, डब्ल्यूटीओ ले लीजिए, सब ले लीजिए, चाहे यूरोप में इनके मुख्यालय स्थित है या अमेरिका में स्थित है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय इंडिया में है। और कहाँ पे है, इंडिया में गुरुग्राम में है, गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है। किसका, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसमें लगभग 120 कंट्रीज हैं। ये वैसे देश हैं, इनको सूर्यपुत्र के नाम से जाना जाता है। इन देशों को सूर्यपुत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब इनके यहाँ सन की, सूर्य रोशनी की काफ़ी पर्याप्त मात्रा रहती है। ये संगठन इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो डीजल पेट्रोल है, एक ना दिन इनको ख़त्म होना ही होना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जगह पर हम सौर एनर्जी को जो है बढ़ावा देंगे। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो है इस गठबंधन की, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत हुई है। और इसका अभी छठा सत्र जो है कहाँ पे हुआ, पटना में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या मुंबई में। तो इसका जो है नई दिल्ली में जो है इसके जितने भी इसमें इस गठबंधन में शामिल कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे आए थे और छठवें सत्र में यहाँ पे शामिल हुए हैं।
अब ये चीज़ आप लोग इसको सारा चीज़ लिखिए। 2015 में इसका गठन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ये संगठन बना था। 120 कंट्री लगभग इसमें है। और ये जो अगर आप लोग इसको ग्लोब में देखेंगे ना, तो ये हो जाए ये जो वाला जो भूमध्य रेखा हो गई, एक ऊपर जो होता है कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तो इस वाले बीच में जो कंट्रीज आती हैं लगभग वही कंट्रीज इसमें शामिल है। और यहाँ पे सूर्य की पर्याप्त मात्रा होती है, यानी सोलर एनर्जी का पूरा भरपूर स्कोप होता है। तो इनको सौर पुत्र के रूप में जाना जाता है और इन्हीं का ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो है ये संगठन है। इसका छठा जो शस्त्र हुआ है इस बार का 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। फिर यूनेस्को से आ गया, हमने कहा ना 2 शहर का यूनेस्को ने 2023 की जो सूची जारी की है वो इंडिया से, उसमें ने 2 क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में उन्होंने, जो कि UCCN के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के भी एक शहर को इन्होंने शामिल किया है, जिसको संगीत की श्रेणी में, यानी सिटी ऑफ सॉन्ग या सिटी ऑफ किसके लिए, सिटी ऑफ, यहाँ पे आप जाइए कोझिकोड, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको जो है शामिल किया गया। तो कौन सा शहर है, एक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या भिंड। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर सिटी जो है, ग्वालियर सिटी को यूनेस्को ने इसको अपने जो है किस रूप में जो है शामिल किया, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, संगीत के रूप में उन्होंने अपने जो है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की श्रेणी में शामिल किया। कोझिकोड तो उन्होंने किस में शामिल कर लिया था, कोझिकोड को उन्होंने लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए शामिल किया था, और ग्वालियर को इन्होंने शामिल किया है संगीत के लिए। ग्वालियर में घराना चलता है, ग्वालियर घराना। घराना जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर घराना सुना होता है, जो संगीत के बड़े बड़े घराने होते हैं, आप जो है बनारस में जो है आप देखेंगे, बनारस में संगीत का घराना है, लखनऊ घराना है, किराना घराना है, ग्वालियर घराना है। तो ये संगीत के घराने, यहाँ पे कुछ ना कुछ संगीत के उसमें एक पूरी परंपरा चलती है, लंबी परंपरा होती है। इनके बाद ये आए, इनके बाद में तो संगीतकारों की एक बहुत बड़ी श्रेणी होती है, बहुत बड़ा सीरीज होता है। तो इसी में ग्वालियर सिटी को, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर घराना को या ग्वालियर सिटी को संगीत की श्रेणी में, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में यूनेस्को ने अपनी श्रेणी में, अपने जो है लिस्ट में शामिल किया है। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर आ जाइए, जो है बैलन डी ओर पुरस्कार एक दिया जाता है। बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता, महिला के लिए। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर, ये फुटबॉल का दिया जाता है, जो साल का जो है बेस्ट खिलाड़ी होता है फुटबॉल का, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, उसको ये बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एलेक्सिया पुटालेस, एताना बोनमाती, क्रिश्चियन और एरेन। तो राइट आंसर जो है, जो ये लड़की दिख रही है, इसका नाम है एताना बोनमती। इस साल का 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जो है ये इसको दिया गया है एताना बोनमती को। ये जो है बार्सिलोना की तरफ से खेलती है। इससे पहले जो है 2 बार एलेक्सिया जो है ये जीती थी, 2 बार। असल में इसको चोट लग गई है तो ये बाहर हो गई। तो इस बार का जो है एताना बोनमती, ये दोनों बार्सिलोना के लिए फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, उसके लिए लोग खेलते हैं। तो इस बार का 2023 का बैलन डी ओर महिलाओं में एताना बोनमाती को दिया गया। फिर और आ जाइए, प्रसिद्ध, हाल ही में जो है प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को आप सभी जानते हैं, इसको भी जो है बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। ये एक बार नहीं, ये 8वीं बार हो गया जब इसको जो है बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। वही हमने फिर से कहा ना कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले या बेस्ट ईयर, मतलब ईयर का जो है बेस्ट प्लेयर के रूप में जो होता है उसको दिया जाता है। तो इस बार का भी पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का, वो लियोनेल मेसी को दिया गया। और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इधर उधर करके इसी में से ये पूछ सकते हैं कि जो है साल का जो है 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया, या ये पूछ सकते हैं कि बैलन डी ओर पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को दे दिया गया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं। या ये पूछा जा सकता है कि जो बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है वो किस खेल में दिया जाता, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, टेनिस में क्या दिया जाता। तो ये सारा चीज़ किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आ जाइए 6वें क्वेश्चन के, कि प्रति वर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे किस तारीख को मनाया जाता है। अब ये करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और ICT यानी कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल जो है इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 29 अक्टूबर को, हर साल 29 अक्टूबर को। ये 2005 से मनाया जा रहा है, 2005 से जो है पूरे विश्व में इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, एक जो सबसे पहले मैसेज 29 अक्टूबर 1969 में पहला जो मैसेज भेजा गया था एक दूसरे के बीच में, पहला कनेक्शन जो स्थापित हुआ था 2 कंप्यूटर के बीच में, ये 29 अक्टूबर को जो है 1969 में स्थापित हुआ था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये कनेक्शन जारी किया था, जिसको जो होता है अरपा नेट कहते हैं ना, अरपा
ARPANET के नाम से जाना जाता था। उस समय इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था और ये उसी समय 29 अक्टूबर 2069 को जो है पहली बार पहला मैसेज जो है एक दूसरे के बीच में भेजा गया था। तो उसी याद में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट के जो है पॉजिटिव यूज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सबसे आगे किस राज्य ने टैलेंट कनेक्ट जो है एक पोर्टल है, टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने शुरू किया, जिसका नाम आई स्टार्ट कर दिया गया है और इसको किसने शुरू किया है, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने, राजस्थान ने या कर्नाटक ने। तो टैलेंट कनेक्ट जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, राजस्थान सरकार की एक योजना है। युवाओं को जोड़ने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए टैलेंट कनेक्ट आई स्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसको अपार कहते हैं, उसे लागू करने की सलाह दी है। अब भाई केंद्रीय मंत्रालय, अपार क्या था, वही था ना भाई, वन नेशन वन आईडी। अपार का मतलब है वन नेशन वन आईडी, मतलब जैसे आधार कार्ड है उसी तरीके से सब जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे ही उसका एलकेजी में एडमिशन होगा, फर्स्ट में एडमिशन होगा, उसको एक जो है अपार आईडी कार्ड दे दिया जाएगा, एक अपार यूनिक आईडी दे दी जाएगी और वो उसका पूरा जो है जीवन काल जब तक वो पढ़ेगा उस बच्चे का वही आईडी रहेगा। तो जितनी भी वो करे, वो जो अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, बीए जो भी करेगा उसी में उसके सारी उसी एक आईडी पे, एक ही क्लिक पे सारा कुछ उसका पता चल जाएगा कि उसने क्या पढ़ा है, कितना नंबर पाया है, क्या रैंक रही, क्या चीज़ रही, सारा कुछ इस अपार पे आ जाएगा। अपार का फुल फॉर्म है, अपार का मतलब है ऑटोमेटिक, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक, अकाउंट, ए से अकाउंट, आर से मतलब हो गया रजिस्ट्री। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, ये यस से पी का मतलब हो गया परमानेंट, शैक्षणिक मतलब एकेडमिक, खाता मतलब अकाउंट और रजिस्ट्री पूरा इसका कर दिया गया अपार वन आईडी, मतलब एक तरह का आईडी कार्ड है। तो इसको कौन सा शुरू करेगा भाई, स्टूडेंट के लिए है तो कौन सा, क्या रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इन लोगों का कोई मतलब तो इससे है नहीं। वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की योजना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं देश में, हर स्टूडेंट को यूनिक आईडी जो है अपार के नाम से दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 511 प्रमोद ग्रामीण कौशल्य विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 511 सेंटर खोले गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रमोद, अगर आप नाम सुने होंगे तो प्रमोद महाजन जो हैं ये एक बड़े नेता थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो प्रमोद महाजन की याद में जो है इसका नाम रख दिया गया प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र, एक था ना। तो इसको शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 511 ऐसे केंद्र खोले गए हैं। इसमें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे निर्माण करने की योजना बनाई गई है। एक पशु विद्यालय, जैसे मेडिकल कॉलेज तो हर जगह बने हों, लेकिन पशुओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहेगा, मेडिकल जो है महाविद्यालय बनाया जाएगा। वो कहाँ पे बनाएगा, गोरखपुर में बनाया जाएगा। गोरखपुर में आप जो है सीएम जो है यूपी के सीएम साहब को जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका जो सेंटर है ना एक गोरखपुर में, या आदि जो नाथ संप्रदाय है उसके ये महंत रहे हैं, उनके महंत हैं और इनका पूरा सेंटर गोरखपुर में है। और गोरखपुर में ही इन्होंने जो है एक घोषणा की है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनेगा वो गोरखपुर में बनेगा। इसमें आप जो है वेटरनरी साइंस में अगर आपको बीएससी करना होगा तो आगे चल के आप इसमें यहाँ पे कर सकेंगे। फिर आ जाइए कि हाल ही में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊँची मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, मुंबई में, दिल्ली में, सारनाथ में या कौशाम्बी में। कौशाम्बी यूपी में स्थित है, यूपी में ही 51 फीट की ये प्रतिमा जो है गौतम बुद्ध जी की, भगवान गौतम बुद्ध की बनाई जाएगी। और सबसे एक 100 फीट की मूर्ति, 100 फीट की प्रतिमा भी बन रही है, वो बन रही है बिहार के बोधगया में। और ये 51 फीट की जो बनेगी वो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप जो है गौतम बुद्ध जी को जानते होंगे, जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, थोड़ा सा देख लोगे, जन्म हुआ था इनका जो है कहाँ पे, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल में स्थित है। उसके बाद जो 29 साल की आयु हो गई, उन्होंने वो 4 दृश्य देखे थे। कौन से 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देख रहा था, एक मृत व्यक्ति था और एक सन्यासी देख के हृदय विचलित हुआ था। 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया था, जिसको अभिनिष्क्रमण कहते हैं, मतलब घर का त्याग कर दिया गया था। उसके बाद ये चले गए थे बोधगया में जो है वहाँ पे एक नदी है, निरंजना नदी है, फल्गु नदी है, वहाँ के किनारे बैठ के जो है पीपल का पेड़ था, वहाँ पे बैठ के जो है उन्हें ज्ञान
प्राप्त हुआ था, महाविनिष्क्रमण यानी ज्ञान वहाँ पे उनको प्राप्त हो गया था। उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्त होकर तुरंत आ गए थे सारनाथ। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला अपना उपदेश जो है सारनाथ है, बनारस के बगल में स्थित है सारनाथ, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद ये कौशाम्बी और जितने यूपी की जितने बौद्ध सर्किट में आते हैं ना, वहाँ वहाँ जा जाके इन्होंने वहाँ पे संघ बनाए थे, बिहार बनाए थे, उसकी स्थापना की। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे जाके उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और फिर जाके जो है कुशीनगर में जो है इनका जो है स्वर्गवास हो गया था। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ ये सारे के सारे के यहाँ बौद्ध सर्किट में आते हैं। पूरा जितना जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जी के या बौद्ध संप्रदाय से या धर्म से जुड़े हुए जो है स्थान है, धर्मस्थल है, उनको इस बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया। तो जो 51 फीट की जो मूर्ति बनेगी ना, वो कहाँ पे बन रही है? वो बनाई जा रही है कौशाम्बी में। फिर आ जाइए चंद्रयान 3 के बारे में हमने कहा है, मिशन चंद्रयान 3 पे कुछ भी मत छोड़िएगा, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान पोर्टल जो है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक वेब पोर्टल है और इस पर अपना चंद्रयान मतलब क्विज है, सारी जानकारी आप चंद्रयान के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसमें जो है चंद्रयान में आप लोग जो थोड़ा सा जान लीजिएगा, चंद्रयान 1 से लेके 1 और चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, इसको लॉन्च किया गया था। और कब जाके चंद्रमा पे लैंड हुआ था? 23 को, मतलब 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था चंद्रमा पे। ठीक है। और जहाँ पे लैंड हुआ था उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? एक पॉइंट प्रधानमंत्री जी द्वारा जहाँ पे अपना जो है चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, लैंड कौन हुआ था? लैंडर का नाम था विक्रम ने लैंड किया था। जहाँ पे विक्रम लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति नाम दे दिया गया है। शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु के नाम से वो जाना जाता है। जहाँ पे अपना विक्रम लैंड हुआ था या चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम दे दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये जो अपना चंद्रयान जो पोर्टल वेब पोर्टल है, इसको लॉन्च किए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये लॉन्च किया गया। फिर आ जाइए आप, ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट के नाम से एक नया पर्यटन स्थल जो है शुरू किया गया है। वो कहाँ पे है आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखोगे तो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया और इधर जो है श्रीलंका लटका हुआ है। ये वाला हिस्सा जो पूरब की दिशा में है इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं और पश्चिम वाला हिस्सा जो होता है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है। यहीं पे स्थित है आपका जो है विशाखापत्तनम में जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम में जो है मिनिएचर MEG के नाम से यानी मिनिएचर ईस्टर्न घाट नामक एक जो है क्या है, एक जू जैसा है, एक बगीचे जैसा बनाया गया है, छोटा सा बगीचा। उसमें आप ईस्टर्न घाट की जितनी भी विविधता होती है सारा कुछ उसमें जाके अगर आपको घूमना है तो वहाँ पे जाके आप घूम सकते हो। आपको उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर आ जाइए आपकी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना स्टूडेंट्स स्टार्टअप योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना या कर्नाटक में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चल ही रहा है। वो देश में जितने भी स्टार्टअप हैं, नई कंपनियों के लिए जो स्टार्टअप सब बने हुए हैं उनके विकास के लिए चीज़ बनाई गई है। लेकिन एक स्टूडेंट्स स्टार्टअप योजना शुरुआत किया गया है, वो गुजरात सरकार की योजना। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट्स स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की है। वो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर आ जाइए आप लोग अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सबसे पहले किस जगह पे प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि को देश को जनता को समर्पित किया? ये है यशोभूमि, एक कन्वेंशन सेंटर है, बहुत बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर बनाया है और ये G20 के समय बना था। यहाँ पे किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसी का नाम है यशोभूमि और ये दिल्ली में स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था यशोभूमि का। फिर हाल ही में जो है एक दुर्लभ धातु की खोज की गई है। खोज तो पहले से हो गई थी, इसका एक बड़ा सा भंडार मिला है वेनेडियम का, जिसका नाम है वी फॉर वेनेडियम। इसकी खोज हुई है कहाँ? दिल्ली में कहाँ मिलेगा भाई? वहाँ पे कहीं खोदने की कोई जगह है ही नहीं है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश में GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वेनेडियम जो है एक धातु है और इसकी खोज जो है, इसके एक बड़े भंडार का पता चला है, वेनेडियम का बड़ा भंडार पता चला है अरुणाचल प्रदेश में। ये एलॉय बनाने के, मिश्र धातु बनाने के काम में आते हैं और वेनेडियम जो है बैटरी बनाने के भी काम में आता। तो एक अच्छी जो है खोज पता चली है, इसका आगे जो है उपयोग किया जाएगा। फिर आ जाइए कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय आप लोग जानते ही हो, जो रेलवे विश्वविद्यालय है उसी का नाम बदल करके गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बड़ोदरा में स्थित है। इसने एक ज्ञापन किया है, यह एक समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ किया है? उसने किया है, ये अश्विनी वैष्णव हैं, रेलवे मंत्री हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और ये जो है एयरबस का जो है
कोई सीईओ या मालिक होगा, तो एयरबस इंडिया के साथ जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जो है एक एमओयू किया है। किस लिए किया है? छात्रों की ट्रेनिंग के लिए किया गया है, और टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करेंगे और ट्रेनिंग एक दूसरे के लिए कराएंगे, तो इसलिए जो है इसका किया गया। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है, रेलवे विश्वविद्यालय या गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा। एयरबस के साथ समझौता हुआ, ये याद रखिएगा। फिर आ जाइए आप, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPI की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, इसकी शुरुआत की है, आप लोग जानते होंगे, नवीन पटनायक जी हैं, ओडिशा के सीएम हैं। इन्होंने ओडिशा के लिए, जो ये ओडिशा के छात्र हैं उनके लिए शुरू किया गया। किस छात्रों के लिए? SC ST छात्रों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। SC ST छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग की या फिर जो है मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई है। फिर आ जाइए, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, आप सभी जानते हो इसरो का नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने हाल ही में आदित्य L1 सूर्य के मिशन के लिए भेजा गया था। आदित्य L1 इसको किस दिन लॉन्च किया गया था? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 1 सितंबर या फिर 2 सितंबर? 2 सितंबर को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से, ये वाला जो है ये था PSLV, क्या है? PSLV C57, ये जो रॉकेट है जिससे जो है आदित्य L1 लेके जाया गया था, उस रॉकेट का नाम है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से जो है इसको आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। किस दिन लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ये सूर्य की यानी सन की स्टडी के लिए ये भेजा गया है। ठीक है, L1 का मतलब होता है, आप लोगों को पहले बताया था, सूर्य और सन के बीच में स्थित है एक पॉइंट है जिसका नाम है L1। L का मतलब है लैग्रेंज। लैग्रेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने L1 पॉइंट की खोज की थी। L1, L2, L3, L4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं। तो L1 पॉइंट पे ये अपना जो जा रहा है आदित्य L1, वहीं जो है L1 पॉइंट पे जाएगा और वहीं से फिर जो है सन की स्टडी, सूर्य की स्टडी करेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।